नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है बेरोजगारी दिवस। वो सरकार निकम्मी है। पालिश करा लो, जूता पालिश करा लो। जी हाँ, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि विश्वकर्मा जयंती है, विश्वकर्मा दिवस है। आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और तमाम लोग अपने कारोबार आज बंद करके कोई भी काम नहीं करते हैं, विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी बन जाता है क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस भी है। और इन सब के बीच युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने एक नया तरीका निकाला, एक नई तरकीब निकाली। आज इस दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया और सड़क पर ये बेरोजगार युवा उतर आए। और इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारों के सड़क पर उतरने से विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी ने भरपूर इसका समर्थन किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो बेरोजगारों से बात की और उनसे जूम पर, तमाम तरह के सोशल मीडिया पर उनसे चर्चा की, उनसे समझने की कोशिश की और उनके मुद्दे को सड़क पर ले जाने का ऐलान किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी सड़क पर उतर करके इस बात का समर्थन किया। युवा बेरोजगारों ने एक और जहां पकौड़े तले, चाय बेची, बूट पॉलिश किया और तमाम तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इसमें पूरी तरीके से शिरकत की। बहुजन समाज पार्टी अभी इसमें उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वो इसमें साइलेंट की मुद्रा में है। लेकिन इन सब के बीच ये तो विपक्ष की बात रही, अब सत्ता पक्ष की बात कर लेते हैं। सत्ता पक्ष के एक विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके ये कह दिया है कि ये जो काला कानून बनाया है 5 साल के संविदा का, ये काला कानून है, इसको वापस लिया जाना चाहिए और हम किसी भी कीमत पर इन बेरोजगार युवाओं के साथ में है। यानी कि उन्होंने भी बड़े कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना कर दी है। तो क्या है आज बेरोजगारी दिवस, कैसा रहा बेरोजगारी दिवस? क्या विपक्ष को एक मौका मिल गया है, एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और सत्ता पक्ष इसका कैसा जवाब देगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। एक तरफ जहां देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन जनसेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां एसपी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बेरोजगारी के मुद्दे पर अपने अपने ढंग से प्रदर्शन कर रही हैं। अमेठी से लेकर लखनऊ तक, कानपुर से लेकर उत्तराखंड के डोईवाला तक सरकारी नौकरी के लिए विपक्ष ने जमकर हल्ला बोला। यूपी में शुरुआती 5 साल संविदा कर्मचारी के रूप में काम करने के प्रस्ताव के विरोध में छात्र और युवा भी सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शन के दौरान झड़प होने के बाद पुलिस ने लाठियां भांजकर प्रदर्शन करने वालों को खदेड़ा। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों की तरफ से पुलिस पर पत्थर भी फेंकने के साथ कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर युवा सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो विरोधी पार्टियों को भी युवाओं का मुद्दा खूब रास आ रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सपा और कांग्रेस ने रोजगार के मुद्दे पर खूब सियासी रोटियां सेकी और युवाओं के साथ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पक्षी का तालाब में कांग्रेस के बैनर तले
बेरोजगार युवाओं ने पकौड़े तले और सरकार से रोजगार की मांग की। योगी सरकार के संविदा वाले प्रस्ताव को लेकर सपा के छात्र नेताओं ने सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग को घेर कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार के संविदा वाले प्रस्ताव पर तंज कसा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी 5 साल संविदा कानून को काला कानून करार दिया। तो वहीं अमेठी में प्रदर्शन की अलग ही तस्वीर दिखाई पड़ी। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अमेठी में सपा नेताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने दुकान लगाकर जूता पॉलिश कर बेरोजगारी दिवस मनाया और सरकार को 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा याद दिलाया। कानपुर में भी बेरोजगारी को लेकर सपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि हाथों में खाली कटोरा लेकर सपाइयों ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सपाइयों से पुलिस की जमकर धक्का मुक्की हुई तो कई सपाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। बेरोजगारी के मुद्दे पर सिर्फ यूपी में ही बवाल नहीं हुआ, उत्तराखंड में भी बेरोजगारी के मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ी। जहां नानकमत्ता में यूथ कांग्रेसियों ने उप तहसील में धरना देकर बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। डोईवाला में कांग्रेसियों ने बेरोजगारों के लिए हक की मांग करते हुए डिग्रियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और युवा बेरोजगारों ने पकौड़े तलकर मोदी सरकार से रोजगार की मांग करी है। बेरोजगारी का मुद्दा अब सियासत में जोर मार रहा है, क्योंकि 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं। युवा थाली और ताली पीट रहा है। अब युवाओं के साथ विरोधी भी सुर मिला रहे हैं, लेकिन हालात आज भी नहीं बदले हैं। बेरोजगारी कल भी मुद्दा थी, आज भी मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जूता पालिश करा लो, जूता पालिश करा लो। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। जैसा पहले भी मैंने आपको बताया कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म दिवस है और उसको लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बर्थडे है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आज के दिन, और वो है ये कि आज के दिन उत्तर प्रदेश की सरकार के 3.5 साल पूरे हो गए हैं। 3.5 साल, 17 मार्च को सरकार बनी थी और आज 17 सितंबर को, माफ करिएगा, 17 मार्च को सरकार बनी थी। 3.5 साल सरकार को हो गए हैं। तो अब ऐसे में सरकार की पेशनी पर भी बल पड़ने शुरू हो गए हैं कि इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि बेरोजगारी एक वाकई बहुत अहम मुद्दा है और देश का युवा बड़ा परेशान है। इससे कैसे निपटेगी भारतीय जनता पार्टी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ओपी सिंह साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, शानदार प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका ओपी सिंह साहब। हमारे साथ में डॉक्टर एसपी यादव जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मंत्री रहे समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी। आपका भी बहुत स्वागत है एसपी यादव साहब। हरेंद्र मलिक साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है हरेंद्र मलिक साहब। और हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो पे भूपेन तिवारी, प्रोफेसर भूपेन तिवारी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है भूपेन जी। सीधा रुक करेंगे ओपी सिंह साहब का। ओपी सिंह साहब, बहुत ही मुश्किल डगर है, युवा बेरोजगार है, सड़कों पर है, बेरोजगारी दिवस मना रहा है, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहा है और राजनीतिक पार्टियों को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, वो उसमें चाशनी डाल रही है। कैसे निपटेंगे आप इससे? पूरा देश भगवान विश्वकर्मा की जयंती मना रहा है, वहीं यह देश के आन बान शान लोकप्रियता के शिखर पुरुष और पूरे विश्व में भारत की एक सशक्त पहचान बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए, जब आप जन्मदिन मनाते हैं तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी उपलब्धता को आप नकार नहीं सकते। आदरणीय मोदी जी ने इस देश के अंदर जो काम किया है उसकी उपलब्धता की फहरिस्त बड़ी लंबी है। उन्होंने समाज के हर वर्ग, मैं तो कहता हूं समाज के हर वर्ग को उन्होंने उनके विकास के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए, उनकी खुशहाली के लिए जो उन्होंने काम किया है
उसको देश की जनता को याद है। लेकिन वही बेरोजगार विपक्षी दल जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई योजना नहीं, वो बैठे बैठाए अपना बेरोजगारी दिवस मना रहे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने 2014 में जब इस देश की जनता ने चुना, उनके 5 साल के कामों को देखा, उनके प्रति विश्वास पैदा किया, तो इस देश के जवानों ने ऐतिहासिक भारी संख्या बल के साथ मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो जो पिछले कुछ सरकारें थी 60 सालों में जो देश के अंदर काम नहीं कर पाए, मोदी जी ने 6 वर्षों में करके दिखाया। मैं 3-4 योजनाओं का प्रदीप जी चर्चा करूंगा। जनधन योजना। नहीं, ना ओपी सिंह साहब, आज हमारा मुद्दा बेरोजगारी है। 125 योजनाएं चलाई, हर घर नल दिया, हर घर बिजली दिया, वो अलग बात है। आप थोड़ा बेरोजगारी पर भी प्रकाश डाल दीजिए, जो रोजगार के लिए क्या किया। इस देश की आबादी 137 करोड़ है। नौकरी देना ही रोजगार नहीं है, बल्कि उस हाथ को काम देना भी रोजगार ही माना जाता है। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाएं नौजवानों के विकास के लिए चलाई है। आप देखिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत उन्होंने ठीक है सिंह साहब, आपका समय हो गया, दोबारा से आपका रुख करूंगा। ठीक है, वो जो है वो उनको जो है वो एक प्रकार से बेरोजगारी भत्ता मिल रहा। इसके पहले सरकारों ने क्यों नहीं बेरोजगारी भत्ता दिया? सरकार ने दिया तो बेरोजगारी दूर करने की बात कर। ठीक है ओपी सिंह साहब, आएंगे आपके पास में दोबारा से। आपका समय समाप्त हो गया, बल्कि ज्यादा समय मिल गया है। डॉक्टर एसपी यादव, आपको बैठे बिठाए एक बढ़िया मौका मिल गया, मुद्दा मिल गया है। बेरोजगार युवा सड़क पर है और आप भी लगे राजनीति चमकाने। नौजवान डिग्री लेकर घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, और चूंकि 2014 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, तो मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो नौकरियां 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष देने के बजाय करोड़ों जो है नौकरियां छीन लिया इस सरकार ने। और कटे पे नमक छिड़कने का काम ये सरकार कर रही है। अभी जो भाजपा के नेता बता रहे थे कि सरकार ने ये काम किया, वो काम किया, ये बताओ कि आज बड़े शर्म की बात है कि आज हमारा नौजवान जो है सड़कों पर आज बेरोजगार दिवस मना रहा है। मनाना चाहिए था रोजगार दिवस। तो ये कितने शर्म की बात है। अभी यूपी में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 5 साल के लिए संविदा पे नौकरी रखेंगे, उसके बाद में कंफर्म करेंगे। तो बेरोजगारों के जो है कटे पे नमक छिड़का जा रहा है। रेलवे विभाग में 2019 चुनाव के पहले जॉब के लिए वार्ड निकले, फार्म भरा गया, एग्जाम हुआ और रिजल्ट नहीं आया, और जो है चुनाव में इन्होंने फायदा ले लिया। चुनाव के बाद में जब आवाज उठी तो रिजल्ट भी आ गया, अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। और फिर जो है नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, फिर निकाल दिया गया। तो बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है। इस सरकार धोखा दे रही है, उनके साथ छल कपट विश्वासघात कर धोखा दे रही है। ठीक है एसपी यादव साहब, आप बने रहिए, दोबारा से आपका रुख करूंगा। मलिक साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। हरेंद्र मलिक साहब, बेरोजगारी दिवस पर आपकी राजनीति भी खूब चमक रही है। हम लोगों का जो युवा का दुर्भाग्य है उस पर हम रो रहे हैं। हर आदमी कहता है कि नौजवान ही देश का भविष्य है, और आप भविष्य को अंधकार कर रहे हैं, अंधकार में कर रहे हैं। इतना जब चुनाव शुरू हुआ 2014 का, तो आदरणीय मोदी जी का एक ही भाषण होता था कि देश के नौजवान में अपार क्षमता है, मैं उसका उपयोग करूंगा, देश की तरक्की लाऊंगा। पहले साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। रोजगार दिया अदानी अंबानी को, रोजगार दिया रुइया को, रोजगार छीना नौजवान का। हर साल 2 करोड़ को देने की बजाय 2018 में 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी लगी लगाई चली गई।
आपका हिंदुस्तान का 65 जो टोटल हमारी पॉपुलेशन है उसका 65% नौजवान 35 से कम का है जो रोजगार मांगता घूम रहा है। और इतनी भयावह स्थिति है कि आज रोजगार 45 सालों में सबसे ज्यादा खराब स्थिति में खड़ा है। 2018 में ही 17-18 में 6.10 था जो रोजगारी की दर थी बेरोजगारी की, अब तो बढ़कर के 8 से ज्यादा हो गई। ऐसी हालात में मुझे पता नहीं कौन सी जादुई छड़ी है इनके पास कि ये रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं आप रोजगार? आपने हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। कल हरिद्वार में ढोल और वो लेकर के थैली लेकर के कटोरा लेकर के रेलवे के लोग आंदोलन कर रहे थे। रेलवे असुरक्षित, हर जगह आपका एक काम है कि जो आप कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। आपने कहा मैं कसम मिट्टी की खाता हूं, देश नहीं बिकने दूंगा, और पहले दिन ही बैठते पहले 5 साल में 23 पब्लिक अंडरटेकिंग बेच दी। आप बीपीसीएल को बेच रहे हैं, एलआईसी को बेच रहे हैं, रोजगार कहां से देंगे आप? आपने तो ये काम कर लिया। बेच रहे तो प्राइवेट वाले भी तो अरे बेच रहे तो प्राइवेट वाले भी तो रोजगार देंगे ना सरकार। ठीक है सर, आएंगे आपके पास दोबारा से। प्राइवेट सेल्फ इंटरेस्ट में काम, कंपनी के इंटरेस्ट में काम, प्रॉफिट के इंटरेस्ट में काम, ये तो सरकार केवल काम करती है जिसमें पब्लिक का ठीक है, ये तो सरकार केवल काम करती है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट भी देखा जाता है। ठीक है, दोबारा से आपके पास आए। ठीक है हरेन जी, दोबारा से आपके पास आएंगे। जरा समय समाप्त हो गया, प्रोफेसर साहब का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र तिवारी जी क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, आज महान शिल्पकार इस सृष्टि के विश्वकर्मा भगवान की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सिर्फ ओपी सिंह साहब को अगर जुड़े हों तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। 2015 में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अगर कोई भी विकास युवाओं को रोजगार ना दे सके तो वो विकास किसी काम का नहीं है। तो एक तो हमारा मुद्दा ये है। दूसरा चीज ये है कि 2017 में जब आपकी सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो आपने कहा था जी जी हाँ, जी आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, 2017 में जब आप बीजेपी की सरकार बनी थी तब उस समय कहा था कि हम जितने भी घोटाले हुए हैं, भर्ती हुई है, उसकी जांच करा करके और उस पर नियुक्तियां करवाएंगे और जितने भी वैकेंसीज रुकी हुई हैं उनको हम जारी करेंगे और उस पर नियुक्ति प्रदान करेंगे युवाओं को। दोनों काम आज तक नहीं हो पाया। तीसरी बात यह है कि जो बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं इनके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये कोरोना महामारी में जो बेरोजगारी बढ़ी है उसके कारण ये प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगार हुए। नहीं, ये गलत है, आपका एनालिसिस गलत है, आप उस पर गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ये वो बेरोजगार युवा हैं जिनकी जो सरकारी वैकेंसीज अटकी हुई हैं, जिन पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा आपने उस पर कोर्ट ने कब ने फैसला दिया? आज तक आपने ज्वाइनिंग नहीं कराया। जो ज्वाइनिंग मार्च अप्रैल में हो जानी चाहिए थी, सितंबर आ गया, आपने उस पर ज्वाइनिंग नहीं कराया। और ढेर सारी वैकेंसीज हैं। 2018 की पीसीएस की वैकेंसी अभी आपने क्लियर किया है। 2019-20 की वैकेंसी का कोई पता नहीं है, 20 की वैकेंसी कोई पता नहीं है। तो ये बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, अगर हम सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा बात कर लें, जब आपको सत्ता मिली थी 2014 में केंद्र में जब सत्ता मिली थी तो उस समय बेरोजगारी की दर 5% थी। आप 2019 की बात कर लीजिए, जब कोरोना महामारी नहीं थी तब भी तो बेरोजगारी 7.5% आपकी थी। और इस समय 9 सितंबर की सीएमआई का डेटा मैं कोट कर रहा हूं, आपकी बेरोजगारी की दर 7.8% है। पिछले महीने में आपकी बेरोजगारी की दर 8.35% थी। तो बेरोजगारी तो आपकी बढ़ती पहले से ही गई है। इसका मतलब है कि आपने आज कोरोना काल में नहीं बल्कि इसके पहले भी कोई कदम नहीं उठाया, ठोस कदम नहीं उठाया। ठीक है, ठीक। ओपी सिंह साहब, आपने सारे अपने विपक्ष के लोगों को सुन लिया है, आप जवाब देना चाहेंगे? जी ओपी सिंह साहब। जी ओपी सिंह साहब। जी मैं थोड़ा साउंड प्रॉब्लम था, मैं कुछ सुन नहीं पाया। आप पूछ लीजिए, डायरेक्ट आप पूछिए, मैं बताऊं। जी सवाल ये है, हमारे साथ में अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जब आपको 2014 में केंद्र की सरकार मिली थी तो 5% बेरोजगारी थी, उसके बाद से लगातार बढ़ते बढ़ते आज 8% पर पहुंच गई है। करोड़ों लोग अपना रोजगार खो चुके हैं।
बेरोजगार सड़क पर है। नहीं जाना चाहता उन्होंने कैसे बताया कि 5 से 8% हो गया, लेकिन आप ये प्रदीप जी ये तो देखिए कि उनको बताइए कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के लिए तमाम योजनाएं चलाई हैं जो इसके पहले नहीं चलाई गई थी। अगर बेरोजगारी का अर्थ केवल नौकरी हो तो ये तो उनकी सोच है। बेरोजगारी का मतलब यह है कि रोजगार में नौकरी के साथ। अरे नहीं सिंह साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप गलत डायरेक्शन में जा उनकी रहे पूरी बात कर जी कैसे आप नहीं, कैसे समझ नहीं पा रहा हूं सिंह साहब, आप अपनी बात को अच्छी तरीके से समझाइए। कैसे रोजगार दे रहे हैं जिससे कि करोड़ों लोग समझ सके। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार एक चीज मुझे सिर्फ याद दिला दूं, ओपी सिंह साहब को सुनिए जी। योजना के तहत जो है वो 20 लाख तक का नौजवानों को ये लोन दिया जा रहा, जिसमें बिना गारंटी का दिया जा रहा। अगर आप रोजगार करना चाहते हैं तो आप जो है साहब लोन उसको मिलता है जिसको मैनेजर चाहता है, आप गलत कर जा रहे हैं। लोन उसको मिलता है जिसको मैनेजर चाहता है, आपके कार्यक्रम से लोन नहीं मिलता है, मैं आपको बता दूं। जी बैंक वाले लोन इतनी आसानी से नहीं दे रहे हैं, आप किसी को भेज करके बैंक में पता करा लीजिए। खाई है नहीं तो वही आपको ये लगता है मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को लोन दिया जाता है। नहीं अरे छोड़ जाते हैं विदेश। ये डिबेट का विषय है, आप हल्ला बोल पार्टी नहीं अरे आपको कुछ पता नहीं है, आप बस बैठ के ट्विटर। ओपी सिंह साहब आपने कहा, ओपी सिंह साहब एक सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि आपने पहली बार रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता दिया, और समाजवादी पार्टी का तो नारा ही था कि हम रोजगार देंगे नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो तो पहले ही दे रहे थे। सरकार दिए हैं जी सिंह साहब, दूसरा बात यह है ठीक है सिंह साहब का जी, ठीक है वादा क्या था वही बता दीजिए। सिंह साहब का जी। हाँ सिंह साहब जी प्रदीप जी जी आज उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक जनपद एक उत्पाद के तहत उन उत्पादों को जो जनपद में विलुप्त होते जा रहे थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए लोन देकर के उत्पादनों को कर रहे हैं। दूसरे उद्योग लगाने के लिए 25 लाख से 50 लाख रुपया तक हम लोन दे रहे हैं, जिसमें 20% सब्सिडी दे रहे हैं। मनरेगा के 50 लाख लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि यूपी में एसएमई योजना के तहत 25% नौजवानों को सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन ओपी सिंह साहब सवाल सुन लीजिए। ओपी सिंह साहब सवाल सुन लीजिए। आपने वोट मांगते समय ये नहीं कहा था कि हम नौकरी नहीं देंगे, हम लोगों को दूसरी तरीके से रोजगार मुहैया कराएंगे। नौकरी का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता जी, नौकरी का मतलब केवल तो फिर आप यूपीएससी या जितने भी कमीशन बने हुए हैं उनको बंद करवा दीजिए। अरे सिंह साहब सुनिए, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जरूरत क्या है? अगर उसकी जरूरत तो फिर उसकी जरूरत क्या है? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जरूरत क्या है? उच्च शिक्षा सेवा आयोग की जरूरत क्या है? फिर अगर वो रोजगार नहीं मुहैया कराना है, अगर वो रोजगार किसी काम का नहीं है, अगर वो रोजगार नहीं है तो फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस काम का है? 2017 में आपने कहा था कि लोक सेवा आयोग की भर्तियों की हम जांच कराएंगे, हम लोक सेवा आयोग में जितनी भी वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी हैं उनको हम क्लियर करेंगे, हम जितने भी आने वाली वैकेंसीज हैं उनको जल्दी से घोषित करके उस पर परीक्षा कराएंगे। आपने क्या किया? कितनी वैकेंसीज घोषित हुई? 2020 की पीसीएस की वैकेंसी कहां है? ठीक है सिंह साहब, कहां जारी है? उसी का विरोध हो रहा है। अरे उसी का विरोध हो रहा है, युवा कर रहा है, उसी का विरोध कर रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का आज तक ज्वाइनिंग हुई, 69,000, 69,000 की बात मैं कर रहा हूं, 69,000 की बात मैं कर रहा हूं। एक मिनट भूपेश जी आ रहा हूं। ओपी सिंह साहब, आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने वर्चुअल बात की लोगों से। 2016 में जो वैकेंसी निकली थी उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और बड़े परेशान हैं वो लोग। 2016 का रिजल्ट नहीं आया तो प्रियंका वाड्रा ही जाने, जिनको जनता के प्रति हमदर्दी है वही तो प्रियंका है। जी आप क्या जाने?
आपको कि जब तो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया तो यही राहुल गांधी ने क्या कहा। अरे यार, आप तो जबरदस्ती दूसरे चीज पर चले जाते हैं। अरे वो भी पैकेज ढूंढ रही है सरकार। ओपी सिंह साहब, विपक्ष वो पैकेज भी ढूंढ रहा है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे, कहाँ है वो पैकेज? चलिए, हमें भी ढूंढना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का है। सिंह साहब आएंगे दोबारा से आएंगे, ब्रेक पर जाना पड़ेगा। सवाल यही है, आज बेरोजगारों ने जो धरना प्रदर्शन किया उसमें 3 बहुत खास चीजें देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब एक कार्यक्रम में शिरकत किया था उन्होंने, कि पकौड़ा तलना भी एक प्रकार का रोजगार है। तो बेरोजगारों ने आज पकौड़ा तल के, चाय बेच के, जूता पॉलिश करके सब तरह से बता दिया कि हम बेरोजगार ये करने के लिए मजबूर हैं, तैयार है। एक्चुअल में बेरोजगारों को चाहिए क्या कि वो जब वो पढ़ाई करें तो उनको एक अदद नौकरी मिले जिससे उनका सम्मान बरकरार रहे, परिवार का पालन कर सकें और उनका सम्मान भी बरकरार रहे। लेकिन फिलहाल इस पर अभी उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए। चर्चा इस पर जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। पालिश करा लो, जूता पालिश करा लो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने की राह पर तीव्रता से अग्रसर हो रहा है और इसका मुख्य कारण है उत्तर प्रदेश सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में नंबर 2 पे होना। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद देश विदेश के शीर्ष निवेशकों द्वारा 4.68 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। विदेशी कंपनियों के रुख को उत्तर प्रदेश की तरफ करने के लिए ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। लखनऊ समेत आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी एवं बरेली में IT पार्क की स्थापना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि विश्व की बड़ी कंपनियां जैसे पेप्सी और माइक्रोसॉफ्ट आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। मैं प्रदेश के अंदर निवेश की सुरक्षा की पूरी गारंटी अपने सभी निवेशकों को दे सकता हूं। एक जनपद एक उत्पाद की योजना से बनारस की साड़ियां, नोएडा में गारमेंट, कानपुर का चमड़ा उद्योग जैसे अनेकों व्यवसाय फल फूल रहे हैं। प्रदेश के 8 लाख MSME इकाइयों को 22,296 करोड़ रुपए के अधिक का ऋण दिया जा चुका है। आने वाले हम 2 साल बहुत बढ़िया देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। जैसे हमारा चाइना से नहीं हो रहा बिजनेस या वो है, तो अगले 2 साल हमें बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ की लागत का विश्व स्तरीय डिफेंस कॉरिडोर बनकर तैयार होने वाला है, जहां प्रदेश के 5 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा। आज उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर होने का मार्ग अब साफ हो गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पालिश करा लो, जूता पालिश करा लो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम सीधा रुख करेंगे हरेंद्र मलिक साहब का। हरेंद्र मलिक साहब, वादा तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं और आपकी पार्टी ने भी वादा किया था
कि हम हर साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वो पूरा नहीं कर सकी। और आपको नहीं लगता है कि ये 100 साल बाद एक ऐसी महामारी आई है, ऐसे में तो नौकरी जाना ही था। इन्होंने इकट्ठा किया जी, महामारी में सरकार का क्या फर्क पड़ा? बुखार होगा, महामारी होगी, जनता को चंदा दे, जनता सहयोग करे, जनता और उस चंदे का हिसाब ना मांगे जनता। महामारी से पहले के आंकड़ों की मैं चर्चा कर रहा हूं, महामारी के बाद के तो आंकड़े भी कलेक्ट ही नहीं हुए। महामारी के पहले भी पिछले 45 साल में सबसे कम दर रही। और देखिए, कहने से 5% तो थी ना, मैं कह रहा 5% तो थी ना, 5 बेरोजगारी बढ़ी थी और हर 6 में से 2 आदमी बेरोजगार हैं आज की तारीख में। आप सर्वे करा लीजिएगा। और मैंने यही नहीं, नीति आयोग के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया जब उन्होंने ये कहा कि आंकड़े जारी करें। सरकार ने आंकड़े जारी करने से रोक दिया। सरकार समस्या के समाधान की तरफ नहीं चलती, सरकार चलती है हैरेस करके, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ करके केवल अपना प्रचार और प्रसार कराने की तरफ। अभी तक तो ये यही रोना रो रहे हैं कि पिछली सरकारों ने ये किया, पिछली सरकारों ने ये किया, हमारी सरकार रही, हमने गलत किया, हमें सजा मिली, हम बाहर चले गए। अच्छी बात है, आप ईमानदारी से, बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी बात है, आप ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं। जो युवा बेरोजगारों की बात नहीं सुनेंगे, उनको यही पनिशमेंट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, ये अच्छी बात है। जी जी, मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अब जो कृषि अधिनियम जारी हुआ है, इससे तो रोजगार बचेगा नहीं। एक कृषि क्षेत्र बचा था जिसने जीडीपी बढ़ाई थी, आपकी राष्ट्रीय आमदनी बढ़ाई थी, रोजगार बढ़ाता, उसको भी इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर हमने गलती ना की होती तो आप कहां से राज में आ जाते? केवल हिंदू और मुसलमान का ढोल पीटने से काम नहीं चलेगा। अब तो हम लोग ये देख रहे हैं कि नौजवान बर्बाद, व्यापारी बर्बाद, और आज किसान भी बर्बाद कर दिया। 2 बार गलती कर चुका है, फिर नहीं, ठीक है मलिक साहब, आज हम लोग युवा बेरोजगारों की बात कर लेते हैं, किसान की बात और किसी दिन कर लेंगे, लगातार करते रहते हैं। भाई ओपी सिंह साहब, आप जवाब देना चाहेंगे तो दे दीजिए। वो कह रहे हैं हमने रोजगार नहीं दिया युवाओं को, युवाओं ने हमें सत्ता से बाहर कर दिया, अब आपको भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है, खैर बहुत अच्छे ये हम कहते प्रवक्ता हैं जिन्होंने स्वीकार, नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार किया सिंह साहब, बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार किया सिंह साहब। चलिए, लगता है सिंह साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एसपी यादव साहब का रुख कर लेते हैं। एसपी यादव साहब, आपकी सरकार भी 5 साल रही, यह ठीक बात है कि आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए, इस बात को आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। रोजगार जो है प्राइमरी पाठशाला और जो सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती किया, 1,72,000 जो शिक्षा मित्र थे उनको समायोजित किया। पुलिस में जो है हजारों भर्ती किया, हर विभाग में भर्ती हुई थी, बैंक में हुआ था। इसके अलावा जो है जितने भी सेक्टर हैं उत्तर प्रदेश के अधीन सब में नियुक्तियां हुई थी, लेकिन इन्होंने जो है 2012 से लेकर के 2012 से लेकर के 2017 तक आपकी सरकार थी, और 2016 में 12,460 शिक्षक भर्ती होने थे, वो 2020 तक अभी तक नहीं हो पाए हैं। जी सिंह साहब, जी सिंह साहब, जी यादव जी, आपको आवाज मिल रही है? 16 में मैंने कहा 2016 में करीब 12,500 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, 2020 हो गया, लेकिन अभी तक वो शिक्षक भर्ती नहीं हुए। और रिजल्ट भी आने वाला था, इनकी सरकार आ गई भाजपा की और इन्होंने उसको फंसा दिया। आज कितना समय लगता है? 16 भाई कितना समय लगता है? 16 17 भी आपके पास में था। क्या 2 साल में आप उन 12,500 युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए? अगर आपने उस समय रोजगार दे दिया होता तो उन 12,500 लोगों को
आज एक सम्मानित जीवन जीने का हक मिल गया होता और आपकी सरकार भी ना जाती। 16 के पहले शिक्षक की नियुक्ति किया और हजारों जो है 80,000 से ज्यादा जो है पुलिस में भर्ती किया, 1,72,000 और जो है शिक्षा मित्रों को संयोजित किया। 16 में भी निकला शिक्षक भर्ती और यही भाजपा के लोग जो है जाकर कोर्ट में फंसा दिए। ये काम रोजगार तो दे नहीं पाते हैं। ये काम हर राजनीतिक पार्टी करती है। आप समझिए कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है कोई ना कोई एक व्यक्ति कोर्ट में जरूर चला जाता है। अब ये कौन करता है, ये बड़ा सीबीआई की इंक्वायरी पे कराने वाली है कि आखिर ये लोग कौन कोर्ट जाता है, कौन भर्ती रुकवाता है। हमने जो है 5 साल के अंदर 2012 से 2017 तक लाखों जो है नौकरियां दी है बेरोजगार नौजवानों को और इन्होंने 3.5 साल हो गया, अभी 68,000 जो है शिक्षक भर्ती में जो हुआ था। और बताइए कहीं क्वेश्चन गड़बड़ है, कहीं आंसर गड़बड़ है, कहीं जो है डाटा गड़बड़ है। इस तरीके से इस सरकार कहीं ना कहीं बहानेबाजी करके बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहती है। और अब तो कटे पे नमक छिड़का है कि 5 साल पहले जो है संविदा में नियुक्ति करेंगे, उसके बाद में जॉब देंगे। तो इस तरीके से जो है ये तो यूपी में कहा जा रहा है मनरेगा में अगर कोई काम करता वो भी कहते हमने जॉब दे दिया, उसमें भी नियुक्ति में नौकरी में जोड़ देते हैं। और कितनी स्तन की बात है कि एमबीए। हाँ बिल्कुल ठीक बात। अरे नौकरी तो है ना, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी नौकरी है। और जो है एमबीए किए हुए बीबीए किए हुए लड़के मजबूर होकर नौकरी नहीं दे पाए और वो जो है मनरेगा में काम किए और उसको भी जॉब में गिनती कर रहे हैं। जबकि मनरेगा का इन्होंने विरोध, भारतीय जनता पार्टी जब मनरेगा लागू हुआ था तो खुलेआम लोकसभा में इन्होंने विरोध किया था। और जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में भी मनरेगा का हंसी उड़ाया था और वही आज वही मनरेगा जो है इनके लिए आज जो है वरदान साबित हुई है। जब ये ठीक है भाई, कोई ना कोई सरकार अच्छी योजना लाती है। ठीक है भाई, कोई ना कोई सरकार अच्छी योजना लाती है जिसको दूसरी सरकारें आगे बढ़ाती। ठीक है सिंह यादव साहब, एसपी साहब आपके पास दोबारा से आएंगे जी। या जो है इस तरीके से आत्मनिर्भर भारत केवल जुमलेबाजी से जॉब नहीं मिलेगा, जुमलेबाजी से नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ करना पड़ेगा। ये तो विश्वासघात कर रहे हैं हमारे। ठीक है सर, एसपी यादव साहब आपके पास आएंगे। भूपेन जी का रुक। भूपेन जी, इस समय ये अलग बात है कि कोरोना से पहले भी बेरोजगारी दर बढ़ी हुई थी, लेकिन चूंकि ये ऐसा एक समय है जिस समय देश पूरा हिला हुआ है, ऐसे में इस तरह के धरना प्रदर्शन करना आपको नहीं लगता कि थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, सरकार पर ज्यादा दबाव पड़ जा रहा है? नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको बता, मुद्दे अलग हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अलग है। मैं सिर्फ एक लाइन बताता हूं आपको। एक कल्याणकारी राज्य में समाजवादी राज्य की अवधारणा यह है, उसकी परिभाषा मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं कि समाजवादी राज्य की अवधारणा यह है। समाजवादी नहीं, हम मेरी बात समझिए, लेकिन ये हम वही बात पे आ रहे हैं। अरे वही बात है, हमको पूरी लाइन कहने दीजिए जी। उसकी परिभाषा यह है कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा और क्षमता के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। हमारी दो बात ध्यान रखिएगा जी जी। योग्यता के अनुसार कार्य और क्षमता के अनुसार प्रतिफल। अब सरकार ने अगर मान लीजिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, ये आज की उत्पन्न परिस्थितियों का धरना प्रदर्शन नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोरोना काल में उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से धरना प्रदर्शन नहीं है, या ये वो युवा नहीं है जिनकी नौकरी चली गई है। ये वो युवा बेरोजगार हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक बात, जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, इस समय इतनी विषम आर्थिक परिस्थितियां हैं, जीडीपी हमारी -23.9% पे चली गई है और देश इस समय थोड़ा हिल जैसा गया है इस कोरोना महामारी में। ऐसे में ये आंदोलन क्या आपको उचित लगता है? जिस तरह से सरकार फैसले ले रही है, अगर ये आंदोलन ना हो तो क्या हो? आप नियुक्ति कर देंगे, 5 साल संविदा पर रख देंगे। अगर आज आंदोलन नहीं होगा तो ये 5 साल संविदा का नियम लागू हो गया कि कोई किसी बेरोजगार को आज आप रोजगार उपलब्ध करा दे रहे हैं, 5 साल बाद अगर उसको संविदा क्लियर नहीं हुआ तो या तो वो घूस देने को बाध्य होगा, जो 5 साल कमाया है वो पैसा दे, या फिर वो जाकर के फिर से तैयारी करे और फिर से प्रतियोगी परीक्षा में आए। बहुत महत्वपूर्ण है। आज राज्य सरकारों के पास में और केंद्र सरकार के पास में भी पैसा नहीं है कि वो सैलरी दे सके, और अगर वो लगातार लोगों को नौकरी देती जाएगी, संविदा पर नहीं रखेगी,
तो और बाद में सैलरी नहीं दे पाएगी, तो बैंकक्रप्ट जैसी स्थिति नहीं हो जाएगी? आप तो अर्थशास्त्री भी हैं। नहीं, देखिए, अगर सरकार की जो वर्तमान पॉलिसी की बात कर लीजिए, जितने भी आपके पद विज्ञापित हैं, उन विज्ञापित पदों का प्रावधान आपके बजट में पहले से ही होता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आज कोई नई प्रावधान करना पड़ेगा। नए पद आप सृजित कर रहे हैं या नए पद पर भर्ती कर रहे हैं या बेरोजगारों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए नए पद सृजित कर रहे हैं, उससे आपके आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है, ये बिल्कुल नहीं है। ये वो पद हैं जो ऑलरेडी आपके बजट में प्रावधान है, जिसका आपने कोरोना काल से पहले प्रावधान किया हुआ था और जिन पर भर्ती प्रक्रिया आपने आज नहीं, लेकिन जब आर्थिक स्थितियां बहुत ही विषम है, मैं फिर से आपसे वही सवाल कर रहा हूं, जब आर्थिक स्थितियां बहुत ही विषम है, पैसा नहीं है, सैलरी नौकरी दे दे और सैलरी ना दे तो कैसा लगेगा, आप बताइए? अरे भाई, बड़ी सीधी सी बात यह है कि पहले आप परीक्षा तो कराएंगे, पहले आप पद तो विज्ञापित करेंगे, इसके बाद आप नौकरी देंगे और उसके बाद तब तक आपका जीएसटी कलेक्शन नहीं होगा। आप जीएसटी किसी का माफ करने जा रहे हैं क्या? आपके पास जो आय के स्रोत है क्या उनको बंद करने जा रहे हैं क्या? आप एक चीज देखिए, एक तरफ आप रोजगार के अवसर घटाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उससे आपके इनकम भी तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी एक चीज और, अगर आपने आयु घटा दी, आपने रोजगार के अवसर, अगर किसी को 40 वर्ष तक वो प्रतियोगी परीक्षा दे सकता था, उसको 35 साल कर दिया, तो अब 35 साल करने के बाद इधर 5 साल आपने संविदा भी कर दिया, तो 5 साल बाद अगर वो संविदा क्लियर नहीं कर पाया, उधर 35 साल उसकी मैक्सिमम एज लिमिट है, तो वो क्या करेगा? वो बेरोजगारों की फौज बढ़ाएगा या फिर जाकर के वास्तव में पकौड़ा तलेगा? क्या करेगा आप बताइए? ठीक है, सिंह साहब बताइए, भाई जवाब दीजिए। 35 साल पे रोजगार देंगे, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे, 40 साल और 50 साल पे निकाल देंगे क्योंकि बूढ़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूं प्रदीप जी, दो बातें का मतलब जो है इस डिबेट में जोड़ा जा रहा है सरकारी नौकरी। हम कहते हैं कि अगर आर्थिक सहायता हम दे रहे हैं, आपको सुविधा दे रहे हैं, आप कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में। ओपी सिंह साहब, अभी भारत में माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। मोदी जी हालांकि बार बार माइंडसेट चेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे युवाओं में यही है, एक रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी। आप जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रा लोन योजना के तहत लोन लेकर के अपना स्वरोजगार करके 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो रोजगार के तहत नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये संविदा को लेकर के नौकरी पर विपक्ष जो तरह तरह के अपने मनगढ़ंत भ्रम फैला रहा है, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, कैबिनेट से पास नहीं हुआ, इस पर केवल चर्चा, और चर्चा के बाद जो इसका प्रारूप तैयार होगा वो प्रदेश हित में और युवा हित में होगा। ऐसा नहीं कोई सरकार जो नहीं संविदा हो ही क्यों रहा है? ओपी सिंह साहब, मैं 2 चीजें आपसे समझना चाह रहा हूँ। ओपी सिंह साहब, हमने कोई प्रारूप आपने पढ़ा है? कहाँ से आ गया? आपने पढ़ा है? कोई लीडर सरकार ने लिया है? माननीय मुख्यमंत्री का बयान आपने पढ़ा? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। उस संविधा में इस तरह की व्यवस्था की जाएगी जो दक्ष और योग्य, देखिए वो आपकी तरह जो भर्तियां हुई है, भर्ती जो आपकी बोर्ड बनी थी पीसीएस, अरे सिंह साहब, हम एक चीज सीधी बता रहे हैं आपको, जिस रोजगार की परिभाषा जी एक भी भर्ती नहीं किया, लूटपाट थोड़ा करेंगे, हम ईमानदारी से भर्ती अरे लूटपाट, नीरव मोदी लूट ले गए। आ रहा हूँ मलिक साहब, आप ही के पास आऊंगा जी। ओपी सिंह साहब, पैसा लेकर के नौकरियां दी गई है सपा सरकार, इसीलिए अयोग्य लोगों की भर्ती किया है। अरे आपकी सरकार में तो पैसे के लिए व्यापारी को मारा जा रहा है, व्यापारी को पैसे के लिए पुलिस अधिकारी मरवा रहे हैं। ओपी सिंह साहब से जी, ओपी सिंह साहब, ओपी सिंह साहब एक सवाल सुन लीजिए। ओपी सिंह का सवाल, और एसपी यादव साहब एक सवाल पूछ ले ओपी सिंह साहब से। एसपी साहब एक सवाल पूछ ले जी। ओपी सिंह साहब एक सवाल है आपसे, उसके बाद मैं हरेंद्र मलिक का रुख करूंगा जी। ओपी सिंह साहब, सवाल ये है, ओपी सिंह साहब, देश आप ही कह रहे हैं देश की आबादी का 65% युवा है, और ये युवा ये पूछ रहा है कि 35 साल में नौकरी, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट
और उसके बाद 50 साल में बूढ़ा कह के निकाल देंगे। मतलब युवाओं में डर व्याप्त है। ये जो 50 साल की लिमिट बनाई गई है वो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। बेईमान और जो है काम न करने वाले, घोटाला, लापरवाही इस तरह की शिकायत आने पर वो 50 साल के बाद रिटायर किए जाएंगे, जबरन रिटायर किए जाएंगे। ठीक है, और सुन लीजिए ओपी सिंह साहब, जल्दी से आप ही के एक विधायक, भाई सुन लीजिए, आपके एक विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह, अरे अधिकारी ही बस एक आखिरी सवाल है, और आप ही के एक विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह, हालांकि आज बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, वो भर्ती है, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। कहा कि मैं बेरोजगारों के साथ में हूं। विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के विधायक भी आप पर निशाना साध रहे हैं। वो अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारी पार्टी में भी इस पर विचार हो रहा है। हमारी पार्टी में भी पक्ष और विपक्ष में मत है, और इसलिए पूरा मंथन करने के बाद, चर्चा करने के बाद इस पर कोई निर्णय होगा। क्यों है तो बात पहले से कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसका कोई प्रारूप नहीं बना। ठीक है, आएंगे भूपेश जी। ठीक है, ठीक है, हरेन मलिक साहब का रुख करेंगे। ओपी सिंह साहब, ठीक है, एसपी यादव साहब जरा हरेन जी के पास चलते हैं। हरेन मलिक साहब, ओपी सिंह साहब कह रहे हैं हमने बेरोजगार युवाओं को 20-20 लाख रुपए का कर्ज दिया, ठेला चलाने वालों को 10-10 हजार का कर्ज दिया, 10-10 लाख के कर्ज दिए, वो अपना स्वरोजगार चला रहे हैं, वो नौकरी नहीं मांग रहे बल्कि नौकरी दे रहे हैं। हरेन मलिक साहब, करो हमारे साथियों का, अगर इस प्रदेश में उद्योग धंधे बढ़े हैं तो उत्पादन बढ़ा होगा। उत्पादन बढ़ा तो जीएसटी क्यों नहीं ज्यादा इकट्ठी हो रही? आपका जीएसटी का कलेक्शन गिरा है तो उत्पादन तो ठप है। इससे बड़ा पैमाना क्या है? अगर हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन नहीं है तो इट मीन्स हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं है। नहीं, जीएसटी का कलेक्शन इसलिए नहीं बढ़ रहा है हरेन मलिक साहब क्योंकि व्यापारी जीएसटी दे नहीं। मलिक साहब, क्योंकि व्यापारी जीएसटी दे नहीं रहा है, चोरी कर रहा है। अगर सरकार व्यापारियों के है, देखे चोरी अगर महामारी में, तो चोरी रोकने का, अरे जीएसटी को सरकार, जीएसटी को एक दिन की छूट नहीं दी गई। जीएसटी साथ के साथ दिया जा रहा है, और फिर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जीएसटी खरीदार से वसूली जाती है। मैं 1 मिनट प्रदीप जी, 3 महीने तक हरेन मलिक साहब 3 महीने तक देश पूरा बंद रहा, तो कोई जब चीज चल नहीं रही तो जीएसटी कैसे आएगी? जीएसटी में तो कमी आएगी ना कलेक्शन में। जी अरे नहीं, आप सांसद रहे हैं जी। जी, कोरोना काल से पहले की स्थिति बता रहा हूं मैं। कोरोना काल से पहले भी अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा था तो क्यों उद्योग धंधे बंद हुए? क्यों जीएसटी तो 1 लाख आ रही थी ना, 1 लाख करोड़ की जीएसटी आ रही थी। 1 लाख आ रही थी ना, 1 लाख करोड़ की जीएसटी आ रही थी। हरेन मलिक साहब जी, कहाँ से आप पकड़ लाते हो? ये देखिए, मेरी सुनिए, कोई बोलता है, सुनिए, कोई बोलता है, कोई बोलता नहीं। तो सक्रिय है जितना तुम्हारा राज, सुनो मेरी बात सुनो, इन्हें समझाओ। मैं 4 बार एमएलए भी रहा हूँ, एमपी भी रहा हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ। ये कहते हैं कि इन्हें आंकड़े पता नहीं है। आंकड़े पता है सोचो, और आपने देखा हो कोई बोलता मैं चुप रहता हूँ शांतिपूर्वक। बिल्कुल नहीं, ये आपकी अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं, ये आपकी अच्छी बात है मलिक साहब, ये मैंने देखा आपको। जी जी, आरोप लगाया कि पिछली सरकार सुबह से चले गए थे, हमने स्वीकार किया है हमसे गलती हुई होगी। हालांकि हम हिंदू मुस्लिम के दंगे पर गए थे, परंतु उसके बाद भी हमने स्वीकार किया। देखिए, अगर पिछली सरकार ने पैसे लेकर भर्ती की तो कितने लोग जेल भेजे आपने? बताइए, आप याद करिए, जेल भेजे आपने? बताइए भाई ओपी सिंह साहब। मनमोहन सिंह सरकार में भेजा था, चाहे डी राजा हो चाहे दूसरे हो, हमने अपने उसको जेल भेज दिया था। आप एक को जेल नहीं भेज पाए। आप रोज कहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार है। आपके 5 आईपीएस अफसरों ने कहा भ्रष्टाचार है। आपका डीजी, तत्कालीन डीजी, उन्हें वो नहीं दे पाया। ये अपना क्या कहते हैं, विषय से बाहर आएंगे। ठीक है, ठीक है मलिक साहब, ओपी सिंह साहब का रुक नहीं जाएंगे ओपी सिंह साहब, नहीं, विषय के बाहर नहीं जाएंगे ओपी सिंह साहब, ठीक कह रहे हैं।
वापस आएंगे। ठीक है मलिक साहब, आपकी पूरी बात हो गई, हमारे पास समय भी खत्म हो गया। एसपी यादव साहब, आप ये बता दीजिए जी। नहीं ओपी सिंह साहब, हम विषय पर ही रहेंगे। मलिक साहब, मुद्दे पर ही रहेंगे भाई जी। नहीं मुद्दे पर ही रहेंगे, ठीक कह रहे हैं, वो ठीक याद दिला रहे। एसपी यादव साहब के पास चलेंगे। एसपी यादव साहब के पास चलेंगे। एसपी यादव साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर भूपेंद्र जी के पास जाना है। ठीक है, समय समाप्त हो गया भाई, फाइनल कमेंट का समय आ गया है। ठीक है, और भूपेंद्र तिवारी जी आप जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। देखिए सिंह साहब, कोई जरा सा मैं याद दिला दूं, अगर अधिकारी भ्रष्ट होता है, कर्मचारी भ्रष्ट होता है, उसको 50 साल में आप रिटायर कर देंगे, तो नेता भी भ्रष्ट होता है, उसको भी 50 साल में रिटायर करने का प्रावधान लाइए। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, जो आप रोजगार देने के लिए आप बात कर रहे हैं कि माइंडसेट चेंज होना चाहिए, वो माइंडसेट पूंजीवादी राष्ट्र की परिकल्पना है और हम समाजवादी राज्य की परिकल्पना में जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो राज्यवाद, आप समाजवादी राज्य की परिकल्पना की बात करिए। पूंजीवादी राज्य की परिकल्पना में ये रोजगार या रोजगार मुहैया कराना सरकार का कर्तव्य नहीं होता। यहाँ सरकार का कर्तव्य है, उसको स्वीकार करिए। उसी पर आप सत्ता में आए थे और एसपी यादव साहब, आपका फाइनल कमेंट क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार को जो है, जो वादा किया था उसको पूरा करें। सरकार ईमानदारी से बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहती है, बल्कि नौजवानों को और जो है बेरोजगार बनाना चाहती है। ये सरकार चाहती है कि बेरोजगार कटोरा लगे सड़कों पे भीख मांगे, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसीलिए आज जो है लाखों बेरोजगार आज सड़कों पे उतरे। ये धोखा देने वाली सरकार है। ठीक है सर, समय समाप्त हो गया। मलिक साहब, आपका फाइनल कमेंट। आप तो 4 बार विधायक रहे हैं, एमपी रहे हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? वो तो कह रही कि हम रोजगार दे रहे हैं, पैसा दे करके रोजगार, उद्योग धंधे लगवा रहे हैं लोगों के। सरकार को जमीनी 22 में हमारी सरकार आवेगी, हम ही करेंगे जो करेंगे, और हम इनसे वादा करते हैं, हम कोई जुमला नहीं छोड़ेंगे। हमने जो कहा, हम सब नौजवानों को रोजगार देंगे, किसान हर बार इनकी सरकार आती है और हर बार कम हो जाती है। हर चुनाव में आपकी सरकार सिंह साहब आप ही के पास आएंगे, अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए मलिक साहब को। राजनीतियां उतने दिन हम सरकार चला चुके हैं, और आज भी प्रदेश देश में दूसरी बड़ी पार्टी है। हम लोग ये मानते हैं कि जमीनी हकीकत, हम लोग ये मानते हैं, ठीक है, सरकार को स्वीकार करनी चाहिए, नौजवान का भविष्य। ठीक है, ओपी सिंह साहब आप ही के पास आ रहा हूं भाई। मलिक साहब, समय समाप्त हो गया। ज्यादा कहीं लूट हुई नहीं। ओपी सिंह साहब आपका फाइनल कमेंट, ये याद रखिएगा। एक बात बता देते जी उत्तर प्रदेश की सरकार 3.5 साल से तमाम ऐसी योजनाएं चलाई, 1-2 नहीं, कम से कम 15-20 योजनाएं चलाई है, जिससे लाभान्वित होकर के हमारा जो पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक है वो रोजगारी के पथ पर चला, तमाम उद्योग धंधे चालू कर रहा है, तमाम आत्महत्या क्यों कर रहा है? अरे बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरी मिल जाता, आत्महत्या का नारा देने वाला सबसे ज्यादा आत्महत्या इस भाजपा सरकार ने बेरोजगारों में किया है। और एसपी यादव साहब आपका समय हो गया था भाई, आपको पूरा एसपी यादव साहब आपका समय हो गया था भाई, आपको पूरा वक्त दिया गया था। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि उसने रोजगार देने की बात नहीं कही, बल्कि अब वो रोजगार जो युवा है हमारे, उनको इस काबिल बना रही है कि वो रोजगार के लिए ललायत ना हो, बल्कि स्वयं रोजगार दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कह चुके हैं कि हम युवाओं को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो रोजगार देने की स्थिति में रहे, ना कि लेने की स्थिति में रहे। दूसरी ओर विपक्ष का ये दावा है कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। वो जो देश की 63-65% आबादी है युवा बेरोजगारों की, उनको रोजगार नहीं दे पाई है, और ऐसे में उसके सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को ये याद रखना पड़ेगा कि 1998 में अमेरिका में इसी एक बात पर पूरी सरकार पलट गई थी। एक सेंटेंस ने पूरी सरकार पलट दी कि इट्स इकोनॉमी स्टूपिड, और उस एक सेंटेंस ने
अमेरिका की पूरी सरकार बदल दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी को ये याद रखना पड़ेगा कि आर्थिक मोर्चे पर उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। तभी जाकर के जो करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो लगातार उनसे जुड़ते रहेंगे और उनकी सरकार भी आगे बनवाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।